आप असेंबली करने के टाइम पे कुछ डैमेज कर देते हो तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि फिजिकल डैमेजेस ना वारंटी में कवर्ड नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, ये चीज आपको माइंड में क्लियर रखनी है। एंड आपकी एक गलती से ये सब कुछ खराब हो जाए आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे। गाइस 2026 में हम लोग आ चुके हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, ये सबको पता है। एंड बहुत लोग सोच रहे हैं कि पीसी बिल्ड नहीं हो रहा होगा, बट पीसी बिल्ड करना ना एक आर्ट होता है। एंड बहुत सारे लोगों को खुद से पीसी बिल्ड करने का शौक होता है, DIY जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि ये लोग पार्ट हमसे खरीद लेते हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं एंड खुद से पूरा पीसी असेंबल करते हैं। एंड ये वीडियो ऐसे ही एंथुसियास्ट DIY लोगों के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम लोग एक AM4 बेस्ड पीसी बिल्ड करने वाले हैं एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं सारा प्रोसेस एंड आपके साथ में बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो, आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो अपने AM4 पीसी बिल्ड के लिए। सो गाइस मेरा नाम है यश, आप देख रहे हो लेट्स बिल्ड योर पीसी। तो पीसी बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पीसी बिल्ड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार स्पेक से वॉक थ्रू कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या चीज लगाई है एंड किसके साथ पेयर हो रहा है ये। तो CPU जो है ना हमारा Ryzen 5 5600F है, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स है ये। मदरबोर्ड जो साथ में पेयर हुआ है A520M A Pro है, 16GB DDR4 3200 MHz G Skill Ripjaws हम लोग यूज कर रहे हैं, 500GB Crucial 310 हम लोग यहाँ पे SSD यूज कर रहे हैं। जो पावर सप्लाई है B650 फ्रॉम Antec एंड कूलर जो है कूलर मास्टर का Hyper 212। कैबिनेट जो है ना Antec का AX20 Elite यूज कर रहे हैं, ये एक डिसेंट कैबिनेट है। एंड जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगा है ना वो Zotac का RTX 3060 Ti हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड गाइस हम लोग ये बिल्ड एक स्टैटिक कैमरे के साथ में यूज नहीं करेंगे, डायनामिक मूव होता रहेगा कैमरा, तो केबल बीच में आ सकती है, उसको माइंड मत करना। एंड नेक्स्ट शॉट में हम लोग सिर्फ पूरा कंपोनेंट्स पे फोकस रखेंगे, तो आपको कंपोनेंट्स ही दिखेंगे। सो अब पीसी बिल्ड के अंदर आपको सामान के अलावा किस चीजों की जरूरत है बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए, एक फिलिप्स हेड 1 होता है और एक फिलिप्स हेड 0 होता है। ये आपके सिर्फ M.2 SSD के लिए चाहिए एंड बाकी सारे स्क्रूज इससे हो जाएंगे। एक आपको कटर चाहिए सारी चीज अनपैक करने के लिए एंड एक विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, विंडोज 10 विंडोज 11 जो भी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके ISO बना के फ्लैश कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को सिंपल एंड टू द पॉइंट बनाने के लिए हम लोगों ने सब कुछ अनबॉक्स कर लिया है, यहाँ पे रख लिया है। ये हमारा मदरबोर्ड है, ये CPU है, ये कूलर है, उसके फैन है, उसके ब्रैकेट्स हैं, ये मैनुअल है। आप अगर CPU कूलर लगाने में नए हो, पहली बार कर रहे हो, तो मैनुअल जरूर देख के करना, बिकॉज आप दूसरा कूलर यूज कर रहे हो ऐसा हो सकता है। और मैनुअल के अंदर ना सब कुछ लिखा होता है कि आपको कैसे क्या लगाना है, AMD के लिए क्या करना है, इंटेल के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग प्रोसेसर को फिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो ओरिएंटेशन है, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे ना आपको एरो बना हुआ दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको वीडियो के अंदर। एंड सेम एरो अगर मैं CPU आपको खोल के दिखाऊंगा ना, इसके अंदर भी आपको दिख जाएगा, ये देखिए। एंड ये चीज इंटेल AMD दोनों में वैलिड होती है। AM4 के अंदर हम लोग बात करें तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बस इसकी पिन उठा देनी है, उसके बाद एरोस को मैच करना है। अब देखो ये एरो और ये एरो मैच हो रहा है, तो मैं ये CPU फिर यहाँ लगा दूंगा एंड ये आराम से लग जाएगा। आपको बस देख लेना है कि CPU कहीं से उठा नहीं हुआ है ना, सिंपल सी बात है। और फिर ये वापस से लीवर नीचे चला जाएगा, CPU हमारा यहाँ पे लॉक हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज लगाने वाले हैं वो लगाने वाले रैम। ये जो हमारा है बेसिक मदरबोर्ड है, आप एक हाई एंड मदरबोर्ड भी यूज कर रहे होगे, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना होगा ये A1 स्लॉट है और ये B1 स्लॉट है। ऐसे आपके आगे 2 स्लॉट लगे होंगे तो वो A2 B2 होंगे। एंड पहली बार जब भी हम लोग लगाते हैं ना, तो वो सेकंड स्लॉट और 4th स्लॉट में ही रैम लगाते हैं। अब रैम लगाना बहुत सिंपल है, आप पहले एक बार देख लो, मदरबोर्ड्स के अंदर क्लिपिंग अलग अलग तरीके से होती है और एक बार ना अलाइन करके आप चेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ देखा इसका मिडिल पार्ट और यहाँ पे जो मिडिल गैप है वो अलाइन हो रहा है, तो ये रैम ऐसे ही लगेगी। सिंपल इसको अलाइन करके आपको यहाँ पे कर देना। अब यहाँ पे लगाने के पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, आप कोई भी साइड से पहले करो तो आपको क्लिकिंग की साउंड आएगी। ये देखो, ये एक बार आ गई, ये 2 बार भी आ गई। रैम हमारी इन प्लेस हो चुकी है। अब तीसरी चीज़ जो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वो लगाएंगे SSD। एंड ये जो है एक NVMe SSD है। अगर आप M.2 SATA भी यूज़ कर रहे हो तो प्रोसेस सेम रहता है। अब लगाने के लिए ना आप देखोगे ये मदरबोर्ड में एक ही स्लॉट है, आपके मदरबोर्ड में मल्टीपल स्लॉट्स हो सकते हैं, तो आपको CPU के सबसे पास वाला जो स्लॉट है वहां लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड आपको वहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला स्लॉट सबसे पास वाला ही होता है। अब ये मैच करना है आपको, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, मैच हो गई। और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे SSD से स्लाइड इन हो गई। अब यहाँ पे M.2 का स्क्रू होता है, ये मदरबोर्ड के बॉक्स में होता है, तो मैं एक बार स्क्रू निकाल लेता हूँ। ये हमारे स्क्रूज हैं। यूजुअली मदरबोर्ड्स के अंदर एक्स्ट्रा स्क्रूज आते हैं, हो सकता है लेकिन एक ही आए, तो आपको बस ध्यान रखना है कि स्क्रूज ना बड़े ध्यान से मिलना है, क्योंकि ये अलग से मिलते नहीं है, एक्स्ट्रा मिलते नहीं है। और जो मैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ ये मैग्नेटिक है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करो, उससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। स्क्रू लगाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही जेंटली यहाँ पे स्क्रू इन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेशर वगैरह नहीं लगाना है। ये स्क्रू सक्सेसफुली लग चुका है, दैट्स इट।
अब गाइस मदरबोर्ड जब भी आप रखो तब ध्यान रखना आप कोई एंटीस्टैटिक सरफेस पे रखो जहाँ पे कंडक्ट ना हो सके करंट, बिकॉज क्या होता है ना, पीछे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं एंड अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में टच हो जाए तो कुछ केसेस के अंदर शॉर्टिंग भी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी यूज़ करो तो एक मेटल सरफेस या एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सरफेस से बिल्कुल ना रखो पावर ऑन होने के बाद में। सबसे सिंपल है कि आप मदरबोर्ड की पन्नी या मदरबोर्ड की बॉक्स पे रखो क्योंकि ये एंटीस्टैटिक होते हैं स्पेसिफिकली। सो अब हम लोग यहाँ पे कूलर लगा लेते हैं। कूलर लगाना काफी ट्रिकी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मदरबोर्ड एंड कौन सा कूलर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग स्टॉक कूलर भी यूज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे एक एयर कूलर यूज कर रहे हैं, कूलर मास्टर का हाइपर 212 स्पेक्ट्रम। ये एक ARGB एयर कूलर है। नाउ इसके लिए हम लोग पहले तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, ये जो सॉकेट्स लगे हुए होते हैं ये हमने लगा लेना है। नाउ ये ब्रैकेट हटाने नहीं हटाने ये टोटली सब्जेक्टिव है आपके कूलर का। कुछ कूलर्स डायरेक्टली इन ब्रैकेट के ऊपर ही लग जाते हैं एंड हमारे कूलर के केस में हमें इसे हटाना पड़ेगा। पहले हम लोग इसको फटाफट हटा लेते हैं। अब हम लोग हमारे कूलर के अंदर क्या क्या सॉकेट्स हैं एक बार समझ लेते हैं। ये जो 2 सॉकेट्स हैं ये AMD AM4 के लिए हैं, AM5 में भी यही चल जाएंगे एंड ये वाले जो सॉकेट्स हैं ना ये इंटेल के लिए है। हमारा इससे कुछ लेन देन नहीं होगा। अब ये जो साथ में है ये आपके फैन के माउंट्स हैं एंड ये हमारा थर्मल पेस्ट है। थर्मल पेस्ट भी निकाल के रख लेते हैं। ये जो स्क्रूज हैं ये कूलर को हमारे माउंटिंग ब्रैकेट्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए। अब वैसे सिंपल है, ये आपके लगेंगे, बहुत लोग इसको उल्टा लगा लेते हैं बट एक्चुअली ये जो है ना दोनों आउटवर्ड्स की तरफ होने चाहिए एंड सेम इसका भी ये आउटवर्ड्स की तरफ ऐसे लगेंगे। अब इसको कूलर के मेन बॉडी पे कैसे लगाएंगे वो समझ लेते हैं। ये कूलर हम लोगों ने रख दिया एंड ये इस तरफ ऐसा कुछ लगेगा। आपने देखा स्क्रूज के साथ अलाइन हो गया ये एंड ये इस तरफ ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहने वाला है एंड जो 2 स्क्रूज हमको साथ में मिले थे ये इनके ऊपर लगेंगे। तो फटाफट इसको लगा लेते हैं। अब गाइस ये आप अपने मदरबोर्ड पे लगाने के पहले एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे ये ढंग से टाइट हो गया है। जैसे कि ये देखो एकदम ढंग से टाइट हो गया, विगल नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा विगल है। ये करने के पहले आपको यहाँ पे भी एक बार फर्मली टाइट कर देना है कि ये कुछ विगल नहीं हो। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग गलती करते हैं वो ना ये पील हटाना ही भूल जाते हैं। मैंने बहुत सारे PC बिल्ड्स देखे हैं कि लोगों ने 3-3 साल 4-4 साल यूज़ कर लिया, यार नया PC बिल्ड कराया, बोल रहे हैं भैया हीट हो रहा है एंड ये पील ही नहीं हटाया। डेफिनेटली ये पील नहीं हटाओगे तो ये आपका CPU ठंडा कर ही नहीं सकता क्योंकि यहीं पे कॉपर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं एंड ये आपका CPU है, ये भी मेटल होता है। जब तक ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा ना इन दोनों के बीच में तब तक आपका कंडक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। तब थर्मल पेस्ट हम लोग लगा के अपने CPU को रेडी कर लेते हैं। ठीक है, थर्मल पेस्ट अगर आप एक अच्छा यूज करो, जैसे कि ये जो है आपका मास्टर जेल प्रो है, ऐसे थर्मल पेस्ट को ना इनकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, इनका हीट ट्रांसफर रेट भी अच्छा होता है। आपको बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आपने बेसिकली यहाँ पे कितना सा डाला, दैट्स प्रीटी मच इट, इतना काफी होता है मोस्ट केसेस के अंदर। अब हम लोगों ने इसको एक बार यहाँ से अलाइन करा एंड ये यहाँ पे अब हम लोग इसको स्क्रूइंग कर देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि फैन लगाने के पहले आप लोग कूलर को यहाँ पे लगा दो, बिकॉज क्या होता है ना, फैन लग जाता है उसके बाद आप उसको स्क्रूइंग नहीं कर सकते इजीली, बड़ी परेशानी होती है आपको स्क्रूइंग करने में। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, आप डायगनली स्क्रूइंग करोगे और 2-3 स्क्रू ही इन करोगे ताकि क्या हो कि ये एकदम पूरा टाइट नहीं हो जाए। कुछ चेंज करना हो, निकालना हो तो आराम से हो जाए। अब हम लोगों ने देख लिया है ये कूलर ढंग से लग गया है। अब हम सारे स्क्रूज इसके आराम से टाइट कर देंगे। एंड अगेन ध्यान रखना है आपको कि आपको पूरा टाइट नहीं करना है, बस हल्का सा ही टाइट करना जिससे ये गिरे नहीं, हिले नहीं। बिकॉज जब आप सिस्टम को आगे बूट करने जाओगे हो सकता है कि CPU एरर आए, कुछ भी एरर्स आए, उस केस में इसको वापस से खोलना भी पड़ सकता है। अब फैन लगाने का एक सिंपल सा टिप आपको दे देता हूं मैं। ये जो फैन है ना, ये आप देखोगे ये फ्रंट में इनका लोगो रहता है और पीछे यहाँ पे डिटेल्स लिखी रहती है। अब एयर फ्लो कैसे होता है कैबिनेट में समझ लेते हैं। ये कैबिनेट का बेसिकली फ्रंट साइड होने वाला है और ये रियर साइड होने वाला है, तो एयर हमारी फ्रंट टू बैक जाएगी। एंड हमें भी फैन इसी तरीके से लगाना है कि ये फैन यहाँ से सक्शन लेगा और यहाँ से एग्जॉस्ट करेगा, तभी सारी हीट डिसिपेट होगी।
कुछ लोग पता नहीं क्यों बट ऐसे लगा देते हैं एंड वो पूरा एयर फ्लो खराब कर देता है, बिकॉज आपकी इनफ्लो यहाँ से हो रहा है एंड ये फैन इधर फेंक रहा है, तो पूरा मामला खराब हो जाता है। आपको इंश्योर करना है आप फैन ऐसे ही लगाओ रिगार्डलेस आप कौन सा कूलर यूज कर रहे हो। अब ये फैन में ये कनेक्टर लगाने का सिंपल सा टिप, ये हमारे फैन का फ्रंट साइड होने वाला है, तो हमें जो पीछे वाले स्क्रू के टिप्स दिए हुए हैं ना उसके ऊपर इसको ऐसे लगा देना, सिंपल, दैट्स प्रीटी मच इट। अब हमारा फैन लगने के लिए रेडी है। अब दूसरी जो एक टिप इंपॉर्टेंट आपको बता रहा था कि आप फैन की वायर जो है आप देख लो कैसी है, और ये आप इंश्योर करो कि ये नीचे की तरफ रहे, ताकि क्या हो आपकी केबल मैनेजमेंट अच्छी दिखे, इन केबल की लेंथ आपका सीपीयू हेडर कहीं भी हो कम नहीं पड़े। अब हमने सिंपल इसको एक बार अलाइन कर लेना है, हो गया आपका अच्छे से। ये आपका 4 पिन कनेक्टर है। अब देखोगे सीपीयू के अंदर भी आपको यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर मिल जाएगा। अब आपको सिर्फ एक बार अलाइन करना है, ये साइड इस साइड से अलाइन करके यहाँ पे इजीली लग जाएगा। And that's pretty much it. ये दूसरा जो कनेक्टर है ये एक ARGB कनेक्टर है, तो ये फैन के RGB को कंट्रोल करने के लिए रहता है। अब सिंस हम लोग एक बजट बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ARGB हेडर है नहीं, तो इसको हम लोग इसमें यूज नहीं करने वाले हैं। सो अब हमारा जो मेन सेटअप था वो तो रेडी हो चुका है। मदरबोर्ड में जो एडिशनल एक्सेसरीज होती है वो एक बार देख लेते हैं। हमें आयो शील्ड मिलती है और साथ में हमें सेटा केबल्स मिलती है। आयो शील्ड डेफिनेटली आयो पोर्ट्स के साथ में लगती है, एंड सेटा जो यहाँ पे केबल्स होती है ना, ये आपकी सेटा हार्ड डिस्क या सेटा SSD उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। और उनके पोर्ट्स यहाँ पे कुछ होते हैं, जैसे इस मदरबोर्ड में आप 4 सेटा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। नाउ हम लोगों ने SMPS खोल दिया है। आगे बढ़ने के पहले एक बार SMPS में क्या क्या आता है एक बार समझ लेते हैं। ये हमारी मेन पावर कॉर्ड हो जाती है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है अगर हम लोग 550 वाट या उससे अबव की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो हमें 13 या 16 एम्पियर वाली केबल ही यूज़ करनी चाहिए। जनरिक केबल यूज़ करना बहुत अनसेफ हो सकता है। नाउ पावर सप्लाई को ऊपर निकाल लेते हैं बाहर, समझ लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। नाउ ये हम लोगों ने निकाल लिया। ये जो पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये 80+ ब्रॉन्ज रेटेड है। एंड आप लोगों को भी ध्यान रखना है अगर आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में बना रहे हो पीसी बिल्ड तो 80+ ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई ही यूज़ करो, क्योंकि नॉन रेटेड पावर सप्लाई यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है बट वो अनसेफ हो सकती है। पावर सर्ज या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केसेस के अंदर आपका GPU या CPU मदरबोर्ड ये सब कुछ ही जला सकती है, खराब कर सकती है। इसके साथ में आपको 4 स्क्रूज मिलते हैं। ये स्क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हो सकता है आपके केस में मिले हो या शायद ना मिले हो, यानी 4 केसेस के साथ में ये पावर सप्लाई टाइट हो जाएगी। ये हमारी 24 पिन ATX पावर वाली केबल है, ठीक है। दूसरी हमारी ये CPU पावर है, ये CPU को पावर देने के लिए यूज होती है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट कनेक्टर होता है ना PCI Express होता है। अब PCI Express जो है ये हमारे PCI डिवाइसेस को पावर करने के लिए यूज होता है। हमारे केस में ग्राफिक कार्ड है जिसको ये पावर करने के लिए यूज होता है। अब इसके अलावा सेटा और मॉलेक्स है, ये आपके फैंस एंड SSD वगैरह को पावर करने के लिए यूज होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मदरबोर्ड में ये पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं एक बार समझ लेते हैं। ये आपका ATX पावर है। अब आप देखोगे ये जो आपका 24 पिन का पावर है ना वो यहाँ पे प्लग इन होगा। सेकेंड चीज हम लोग समझ लेते हैं CPU। अब ये आपका CPU सॉकेट है एंड ये आपकी CPU केबल्स है, यहाँ पे 4 पिन यहाँ पे लगने वाले। किसी किसी में 8 भी होते हैं, किसी किसी में 8+8 भी होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द मदरबोर्ड एंड CPU यूजिंग ये वेरी कर सकता है। अब हम लोग आगे चलने से पहले ये पावर सप्लाई को केस में हम लोग लगा लेते हैं ताकि सारा काम इजी हो जाए। आप लोग भी पीसी बिल्ड कर रहे हो, आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले पावर सप्लाई लगा लो, उसके बाद में बाकी सब चीजें लगाना, उससे काम काफी आसान हो जाता है। सो कैबिन हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसका जो यहाँ पे ग्लास होता है सेफली रख दिया है, एंड इसका बैक पैनल भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेफली निकाल के रख दो, क्योंकि ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लास्ट के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसे वापस से निकाल लेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई लगा देंगे, बिकॉज बाद में लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, एंड पहले लगा देना सबसे अच्छा ऑप्शन। पावर सप्लाई लगाने के टाइम पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एक फ़ैन होता है और ये फ़ैन टेक्निकली इसकी हीट डिसिपेट करने के लिए यूज़ होता है। अब लोगों को लगता है ना कि फ़ैन ऊपर की साइड में लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। फ़ैन नीचे की साइड में लगता है, बिकॉज नीचे ही कैबिनेट के अंदर एग्जॉस्ट दिया होता है जहाँ से ये हवा को बाहर निकालता है। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कैबिनेट में भी स्टैंड ऑफ्स लगे रहते हैं, तो एयर फ्लो की दिक्कत नहीं होती है। सबसे सिंपल यही होता है कि आप उसको यहाँ पे सिंपली स्लाइड कर दो, स्लाइड करके आप एक बार इसको अलाइन कर लो। आपको 1 2 3 4 स्क्रूज यहाँ पे दिख गए जो यहाँ पे इजीली लग जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि पावर सप्लाई के डब्बे में ही ये 4 स्क्रूज आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अलाइन कर लिया। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई के स्क्रूज लगा देंगे। पूरा एकदम टाइट नहीं करना है, बिकॉज आपको शायद इसको खोलना पड़ सकता है, तो बस इतना ही लगाओ कि पावर सप्लाई अपनी प्लेस पे रहे और हिले नहीं वहां से। अब पावर सप्लाई हम लोगों ने लगा दी है। अगर आप लोग पहली बार पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको इतनी सारी वायर्स एंड केबल देख के बिल्कुल घबराहट हो जाएगी कि भाई कितने सारे केबल्स है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे सिंपल है, पहले हम लोग कैबिनेट की केबल्स को अलग कर लेते हैं। एंड ये सारी जो है हमारी कैबिनेट की है, ये सारी हमारी PSU की है। जो अभी हमें लगानी है हम उनको सबसे पहले अलग कर लेते हैं। एक हमारी मदरबोर्ड की केबल लगेगी
एंड उसके अलावा एक हमारी सीपीयू की केबल लगेगी। तो हम लोग उसको छोड़ के इन्हीं पे फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ के। नाउ सीपीयू हमारा सॉकेट कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये केबल हम लोग ने यहाँ से यहाँ पहुँचा देनी है, ठीक है, ये इजी हो जाएगा हमारा काम। एंड मदरबोर्ड की केबल कुछ यहाँ पे आएगी, तो हम लोगों ने बस यहाँ पे इसे निकाल के रख दिया है। अब हम लोग मदरबोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ भी और करने के पहले भी कुछ सारे कनेक्शन यहाँ पे मदरबोर्ड पे ही होंगे। तो कैबिनेट को मैं नीचे लेटा देता हूँ, उससे काम करना आसान हो जाएगा। नाउ दिस इज डन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आयो शील्ड लगा देंगे। नाउ आयो शील्ड का ओरिएंटेशन आप मदरबोर्ड से मैच कर सकते हो, एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। अगेन अगर आपका कोई बजट मदरबोर्ड नहीं है, आपका एक हाई एंड मदरबोर्ड है, तो ये आपको लगाने की मैनुअली जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें लगी हुई रहती है। अब आयो शील्ड हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। इसके बाद अब हमें मदरबोर्ड लगा के स्टैंड ऑफ्स की पोजीशन देख लेनी है। आप देखोगे कि ये एक M-ATX मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे M-ATX के लिए 4 स्टैंड ऑफ्स दिए हुए हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर मदरबोर्ड एक्स्ट्रा स्टैंड ऑफ्स आप यहाँ पे लगा सकते हो कि कौन से लगेंगे। अब ये मैंने मदरबोर्ड यहाँ पे लगा के देख लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं पोजीशन देख लूँगा कि 4 के अलावा मेरे को 2 स्टैंड ऑफ्स की और ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं ये 2 स्टैंड ऑफ्स और यहाँ पे लगा दूंगा। ये जो स्टैंड ऑफ्स एक्स्ट्रा होते हैं ना, ये आपको अपने कैबिनेट के एक्सेसरीज के साथ में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये कैबिनेट की कुछ एक्सेसरीज है, आपको जिप टाइज, कुछ स्क्रूज एंड स्टैंड ऑफ्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक प्रीमियम कैबिनेट लेते हैं तो आपको ये सब सामान थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलता, बट अगर इनकी यूटिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप बस यहाँ पे अपना पीसी असेंबल करके रख दो। अभी स्टैंड ऑफ्स हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। हम लोग फटाफट से मदरबोर्ड को यहाँ पे प्लेस करके, ये मदरबोर्ड हमारा प्लेस हो गया ना। मदरबोर्ड पे आपको ध्यान रखना है कि ये ही स्क्रूज आपने यूज़ करने हैं बजट मदरबोर्ड पे। अगर आपके पास कोई हाई एंड मदरबोर्ड है X570 या Z590 Z690 टाइप का, तो उनमें ये स्क्रूज यूज़ हो सकते हैं। बट अगर आपका बजट मदरबोर्ड है B550 या M-ATX मदरबोर्ड है ना, उसके अंदर यही स्क्रूज यूज होंगे 90% केसेस के अंदर। फटाफट से इसको स्क्रू इन कर देते हैं। मदरबोर्ड को भी आपको ध्यान रखना है, एकदम कंप्लीट टाइट स्क्रू इन नहीं करना, बिकॉज आपको कभी भी खोलने की जरूरत पड़ सकती है। सो गाइस मदरबोर्ड के सारे स्क्रूज यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं। अब हमें बेसिक कनेक्शन जो करने हैं हम लोगों ने वो करने हैं। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे केबल निकाल के रख ली थी, तो ये हम लोगों ने निकाल लिए। अब डिपेंडिंग ऑन द मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई आपको ये मैच कर लेना है कि इन पे क्लिप लगे हुए होते हैं। एंड मदरबोर्ड पे भी क्लिप का आपको एंगल दिख जाएगा कि भाई कैसे लगेंगे। एंड जब भी आप ये लगाओगे ना, तो आपको एक क्लिकिंग की साउंड आएगी, तो वो साउंड होनी बहुत ज़रूरी है। अगर साउंड नहीं आई है मतलब वो ढंग से नहीं लगा। जैसे कि अभी मैं इसको दबाऊंगा तो क्लिकिंग की साउंड आएगी। ये क्लिकिंग की साउंड बहुत आनी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने मदरबोर्ड के केबल को लगाया था, उसी तरीके से आप सीपीयू की केबल को भी पहले अलाइन कर लीजिए। एंड उसको भी आप जब लगाओगे ना, तो क्लिकिंग साउंड आएगा, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये इस केस में भी आ गया। गाइस अब हम लोगों ने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं, हमारा मोस्टली केबल मैनेजमेंट भी हो चुका है। अब एक बार समझ लेते हैं कि कौन से कनेक्शन कहाँ पे होने हैं, ताकि आपको भी आइडिया पड़ जाए। नाउ ये आप देखोगे, ये आपके सारे फ्रंट पैनल के कनेक्शंस हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक इमेज दिख जाएगा, जिसपे आप समझ पाओगे कनेक्शंस कैसे होते हैं एंड क्या आपका डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो कनेक्शन है ये आपका USB 3.0 है, जबकि फ्रंट में ये USB 3.2 वाला पोर्ट होता है ना, वो इससे एक्सेस होता है। ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। अब आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स और है। अब इनका क्या लॉजिक होता है, ये यहाँ पे लगते हैं। ये आप देख रहे होंगे USB लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। नाउ आपके ऊपर यहाँ पे आपको ऑडियो जैक और माइक के लिए इनपुट भी दिखता है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये HD ऑडियो करके लिखा हुआ रहता है और ये यहाँ पे हो जाता है। पिन्स कैसी होती है, पिन कनेक्ट कैसे होता है, ये बहुत सिंपल होता है। आपको पिन मैच करके कनेक्ट कर लेना होता है, दैट्स इट। एंड USB यहाँ पे 2 होती है, तो USB 1 और USB 2 लिखा होता है। आपको USB 1 में कनेक्ट करना है। USB 2 उसके लिए होता है जिनके फ्रंट में ज्यादा USB पोर्ट्स होते हैं। कुछ कैबिनेट्स के अंदर 4 या 5 पोर्ट्स भी होते हैं, तो उसके अंदर आपको 2 USB भी कनेक्ट करनी पड़ जाती है। नाउ केबल राउटिंग हम लोगों ने जो कनेक्शंस करे थे, उसके बाद हम लोगों ने कर दी है। प्रोसेस सिंपल होता है। ये आपको केबल्स को एक बार बस स्ट्रीमलाइन कर लेना होता है। अब अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो फर्स्ट टाइम्स कर रहे हैं उनके लिए भी, एंड जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी, क्योंकि केबल मैनेजमेंट करना सबसे बोरिंग पार्ट होता है किसी भी पीसी बिल्ड का। बट एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो ये काफी क्लीन लुक देता है। एंड फ्यूचर में अगर हमें कुछ भी निकालना करना होता है ना, तो वो एक्सेस करना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको छोड़ के रखा है। अब ये सबसे बचने के लिए लोग सिंपली यहाँ पे बस जैसे भी रख देते हैं, यहाँ पे सब कुछ घुसा देते हैं एंड ऊपर से बस स्लाइड कर देते हैं ताकि ये बंद हो जाए। एंड हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पीसी को करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पीसी एक्सप्रेस स्लॉट खाली छोड़ा है, बिकॉज जैसा हमारा ग्राफिक कार्ड लगने वाला था उसके लिए। अब ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने सिर्फ ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगाना है, उसके बाद हमें विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। अब ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड का ओरिएंटेशन आप समझ लीजिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड इन होता है।
अब ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका 2 स्लॉट का ग्राफिक कार्ड है। तो एक बार हम लोगों ने यहाँ पे इसको अलाइन करके देख लिया, हमने देख लिया कि ये आप यहाँ से देखोगे तो ये और ये 2 हमें यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। इसको फटाफट से रिमूव कर देते हैं ग्राफिक कार्ड अच्छे से इंस्टॉल करने के लिए। ये कैबिनेट पे डिपेंड करता है, जैसे कि एंटेक के कैबिनेट के अंदर ये कुछ इस तरीके से वेल्डेड होता है, हमें थोड़ा सा इसे लूज करके निकाल लेना होता है। अगर आप कोई प्रीमियम कैबिनेट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर डायरेक्टली स्क्रू इन करे हुए रहते हैं, आराम से वहाँ पे काम हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। अब फटाफट से ग्राफिक कार्ड को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे आराम से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 स्क्रूज यहाँ पे लगने होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तेजी से एकदम। हम लोगों ने दोनों स्क्रूज यहाँ पे टाइट कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे ग्राफिक कार्ड निकालना चाहोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक ये इजेक्टर होता है। अभी इजेक्टर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे से दबा दूंगा ना तो ग्राफिक कार्ड निकल जाएगा। एंड ये आपको स्क्रू खोलने के बाद ही करना चाहिए, सारे कनेक्शन हटाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ फंस गया तो डैमेज हो सकता है। अब ये हमारा एक पीसी एक्सप्रेस कनेक्टर रहता था, ये हम फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं। ग्राफिक कार्ड के अंदर भी आप कनेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्लिप लगा होता है। अब जैसे इसको प्लग इन कर दोगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी एंड वो आवाज़ से आपको समझ जाएगा कि अच्छे से हो चुका है प्लेस। जैसे कि ये क्लिप की आवाज़ आई, उससे आपको समझ में आ गया कि हो चुका है प्लेस। अब हमारा पीसी बिल्ड तो कंप्लीट हो चुका है। अब एक टेस्ट कर लेते हैं इसे बूट करके कि ये चालू हो रहा है, सब कुछ ढंग से लगा है कि नहीं। तो गाइज अब सच का सामना करते हैं। सब कुछ हम लोगों ने कर दिया है। अब फटाफट से पावर सप्लाई ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये 1 टाइम में बूट होता है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आता है। ओके, बूट हो गया है। यहाँ पे हमारी डीबग एलईडी है, सीपीयू एरर दिखा रहा है, अभी हट गया है। ओके, तो अब ये सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। अब देखते हैं कुछ और एरर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार जब आप बूट करते हो ना, हो सकता है 2-3 बार 4 बार वो रीबूट हो, बिकॉज आपने सब कुछ नया लगाया है। मदरबोर्ड पे आपने पहली बार सीपीयू लगाया है, पहली बार रैम एसएसडी लगाई है, तो मदरबोर्ड 2-3 बार टाइम लेता है बूट होने में, उसको सबको ढंग से रीड करके कैलिब्रेट करने के लिए। अभी देख रहे हैं हम लोग 30-40 सेकंड हो चुके हैं। देखो दूसरी बार रिबूट हुआ है एंड अभी जाके ये ना आपके बूट के ऊपर आके अटक गया। अभी आप देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एरर दे रहा है एंड रिबूट हो रहा है। सो एक बार ये सब होने के बाद में प्रॉपर्ली ये देखना है आपको, 1-2 मिनट के अंदर ये सब चीजें सॉर्ट हो जानी चाहिए एंड फिर बूट एरर खाली दिखाना चाहिए। बूट एरर का मतलब यह है कि इसके पास कोई बूट डिवाइस नहीं है। डेफिनेटली हमारी एसएसडी तो लगी हुई है, लेकिन उसमें विंडोज फ्लैश नहीं है, इसलिए बूट एरर आ सकता है। एंड जैसा मैंने आपको कहा था, अब आप चेक करोगे कि ये बूट एरर पे आके रुक चुका है। इसका मतलब कि सिस्टम सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे एक डिस्प्ले आउटपुट लेके चेक भी कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली बायोस में आके अटक गया होगा। अब जो विंडोज की पेन ड्राइव हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज करी थी, वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। अब आप विंडोज के लिए जब भी तैयार कर रहे हो ना पेन ड्राइव, एक अच्छी हाई स्पीड वाली पेन ड्राइव लो, जैसे कि ये एक USB 3.2 वाली पेन ड्राइव है। एंड USB 3.2 वाली पेन ड्राइव को हमेशा आप USB 3.2 वाले पोर्ट में ही लगाओ। कोशिश करना कि मदरबोर्ड पर डायरेक्टली लगाओ, ताकि कनेक्शन का कोई इशू ना हो। आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक वाले पोर्ट्स भी हैं, ब्लू वाले पोर्ट्स भी। ब्लैक वाले पोर्ट जो है ना, ये आपके USB 2.2 वाले पोर्ट्स हैं एंड ब्लू वाले आपके USB 3.2 वाले पोर्ट्स हैं। ये लगा देना है हमने। इसके बाद हमने बायोस के अंदर जाके सेट करना है बूट डिवाइस को एंड ये हमारे विंडोज़ के इंस्टॉलेशन मेन्यू में पहुंच जाएंगे। उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल करना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको वो चेकआउट करना है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद में ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करना है एंड आपका पीसी रेडी है। तो गाइज ये था एक कंप्लीट पीसी बिल्ड गाइड। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा खुद से अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन्स रह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट गो टू योर नियरेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर। आप एक प्रोफेशनल से सिस्टम इंटीग्रेट कराइए, बिकॉज डेफिनेटली आप ये सब सामान खरीद रहे हो तो आपने एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा। आप असेंबली करने के टाइम पे कुछ डैमेज कर देते हो तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि फिजिकल डैमेजेस ना वारंटी में कवर्ड नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। ये चीज आपको माइंड में क्लियर रखनी है। एंड आपकी एक गलती से ये सब कुछ खराब हो जाए, आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में कवर करूं एंड जितना अच्छे से हो सके, जितने इंफॉर्मेटिव तरीके से हो सके मैंने कवर करने की कोशिश करी है। सो आई रियली होप कि ये आपको एक अच्छा पीसी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।